अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम योर फेस टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने बेटा पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, लाइक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं। फिर हम एक एग्जांपल भी करेंगे। 2.8 एग्जांपल है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम से। आइसोलेटेड सिस्टम क्या सिस्टम होगा? एक ऐसा सिस्टम कि जिसमें आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मैस का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, एक सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक चैम्बर के अंदर गैस मालिक्यूल है। ठीक है, और अगर वो आइसोलेट आपने कह दिया है तो इसका मतलब है कि आप इन गैस मालिक्यूल को कोई एनर्जी दे नहीं सकते, हीट की फॉर्म में नहीं दे सकते। इनका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो एट अ गिवन टेम्परेचर गैस मालिक्यूल इन इनक्लोज इन अ ग्लास चैम्बर या मेटेलिक चैम्बर, तो आप इस सिस्टम को आप क्या कहेंगे? आइसोलेट सिस्टम कहेंगे। कि अगर आप इन मालिक्यूल्स को कोई फोर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड तभी होगा जब सिस्टम जो है ना वो आइसोलेट होगा। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट है कि टोटल जो मोमेंटम होगा, कौन सा बेटा? लीनियर मोमेंटम। टोटल लीनियर मोमेंटम इन अ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है जीरो हो जाना। फॉर एग्जांपल के अभी ऊपर हमने एग्जांपल ली थी कि गैस मालिक्यूल आपने ज्यूम करने, एक गैस मालिक्यूल ऊपर जा रहा है, दूसरा मालिक्यूल डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना। तो एज्यूम करें कि इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसका जो मैस है वो m है, इसका भी मैस m है। अब इनका जो मोमेंटम होगा mv1 होगा, इसका मोमेंटम mv2 होगा। अब क्योंकि दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, मैस भी सेम है, डायरेक्शन लेकिन ऑपोजिट है, तो जब आप इन दोनों के मोमेंटम ऐड करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा ज़ीरो। इसी तरह आप एज्यूम करें कि देयर आर लॉट ऑफ गैस मालिक्यूल जो कि रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जब उनका अब मोमेंटम ऐड करेंगे, टोटल आंसर निकालेंगे, तो वो क्या आएगा? आंसर ज़ीरो आएगा। अब इसको हमने प्रैक्टिकली समझना है। इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है ना, न्यूटन क्रैडल है। आपने शायद वो टॉय देखा होगा एक्सपेरिमेंटल। इस तरह से जो मेटालिक बॉल्स हैं वो इस तरह से अटैच होते हैं। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस। अब इसमें दिखाया क्या जाता है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। अब ये जो बॉल्स दिखाई गई है ना, एक तो ये स्मूथ होती है एंड सेकंड ये हार्ड होती हैं। ये इनकी कंडीशंस है। अगर आपने मोमेंटम को कंजर्व रखना है तो बॉल क्या होनी चाहिए? स्मूथ होनी चाहिए एंड हार्ड होनी चाहिए। अब अगर मैं एक बॉल को क्या करता हूँ, मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ और किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे ले जाके इसको छोड़ देता हूँ, तो जैसे ही ये फर्स्ट बॉल जो है इस सेकंड बॉल को हिट करेगी तो ये मोमेंटम को ट्रांसफर करेगी। तो फिर मोमेंटम ट्रांसफर होता होता इस वाली जो लास्ट वाली बॉल है ना, इसको ट्रांसफर हो जाएगा और ये बॉल आगे मूव करेगी। मतलब कि एक बॉल अगर आप रिलीज करेंगे एक एंगल पे, तो दूसरी साइड से भी एक ही बॉल जो है ना वो आगे तक जाएगी, यानी उसी को एक मोमेंटम ट्रांसफर होगा। और अगर आप दो बॉल्स जो हैं यहाँ से दो बॉडीज जो हैं, इन दो बॉल्स को डिस्प्लेस करते हैं, तो फिर यहाँ से भी दो बॉल जो है ना वो आगे जाएंगे। इसका मतलब है मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, इक्वल मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ आ गई हैं। ये कंडीशन है बेटा, स्मूथ होनी चाहिए और हार्ड होनी चाहिए। अगर ये स्मूथ एंड हार्ड नहीं होंगी तो जब भी दो बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगी तो वो एक दूसरे को डिफॉर्म करेंगी। डिफॉर्मेशन के केस में कुछ एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। इसका मतलब है कि सिस्टम जो है हमारे पास वो फिर आइसोलेट नहीं होगा। तो आइसोलेट करने के लिए सिस्टम को हमें क्या चाहिए? हमें हार्ड बॉल चाहिए एंड स्मूथ बॉल चाहिए। जिस तरह बिलियर्ड बॉल्स जो होती हैं वो स्मूथ होती है एंड हार्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक बॉल का मैस m1 है, दूसरी बॉल का m2 है। अब m2 जो है वो v2 की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है बॉल टुवर्ड द राइट साइड। और इसी तरह m1 बॉल भी जो है ना उसकी वेलोसिटी भी हम v1 एज्यूम कर लेते हैं। अब ये दोनों बॉल्स आपस में क्या करेंगी? कोलाइड करेंगी। हम कोलाइड तो तभी करेंगे ना जब v1 क्या हो, ग्रेटर देन हो v2 से, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। v1 की स्पीड को ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो m2 को अप्रोच करे और कोलिजन हो। यहाँ पे एट कोलिजन ये दोनों बॉल जो क्या करेंगी बेटा? ये कोलाइड करेंगी। ये m1 है और ये m2 है। आफ्टर कोलिजन अब m1 की जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 डैश। और जो सेकंड बॉल है m2,
ये इसकी भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2 डैश। अब बिफोर कोलिजन इस बॉल का जो मोमेंटम था वो था m1v1, और इस बॉल का मोमेंटम था m2v2। आफ्टर कोलिजन इनका मोमेंटम जो है वो चेंज होगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा m1v1 डैश, और इसका मोमेंटम हो जाएगा m2v2 डैश। आई होप कि ये एग्जांपल, ये जो फिगर की एग्जांपल है ना, ये आपको समझ आ गई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने एक इक्वेशन अप्लाई करनी है इम्पल्स की, कि हम ये दोनों बॉल जो हैं, ये जब एक दूसरे के ऊपर इम्पल्स क्रिएट करेंगे तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, वो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। और वो इक्वेशन क्या थी बेटा, एफ क्रॉस टी, ये आपका इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। ऊपर आप एक और इसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम की टर्म में भी लिख सकते हैं। फाइनल मोमेंटम एम वी, यानी फाइनल मोमेंटम होगा एम वी एफ माइनस एम वी आई, ये इनिशियल मोमेंटम होगा। इस तरह से आप जो है ना ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो अब चले बॉल वन पे हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट बॉल का इम्पल्स क्या होगा बेटा, एफ क्रॉस टी। फर्स्ट बॉल का जो फाइनल मोमेंटम था वो क्या हो गया था, m1v1 डैश माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था, m1v1। बिफोर कोलिजन m1v1 था, एंड आफ्टर कोलिजन m1v1 डैश था। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर वन। बिल्कुल इसी तरह हम सेकंड बॉल का भी इम्पल्स निकालते हैं। अब सेकंड बॉल्स में एफ को मैं एफ डैश कह देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एफ क्रॉस टी, ये इम्पल्स आ गया। फाइनल मोमेंटम क्या था बेटा इसका, m2v2 डैश माइनस m1v1 v1। अब m1v1 जो है ये बिफोर कोलिजन मोमेंटम है, और आफ्टर कोलिजन m2v2 डैश है। इसको m1 नहीं करना बेटा, इसको m2 करना है। ठीक है। और ये m2v2, हाँ इधर भी v2 आएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू हो गई। अब मैं इन इक्वेशन पे न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करता हूँ, जो कि कहता है एक्शन और रिएक्शन जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। कि फर्स्ट बॉल जो है वो जो फोर्स अप्लाई करेगी किस पर, m2 बॉल पर, m2 भी उतनी ही फोर्स m1 पे अप्लाई करेगी। m1 कितनी फोर्स अप्लाई कर रही थी, f, और m2 कितनी फोर्स अप्लाई कर रही थी, f डैश। तो f इज इक्वल टू माइनस एफ डैश, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फोर्स और एफ डैश ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ प्लस एफ डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू थी, उनको अब हम क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। तो बेटा यहाँ पे एफ क्रॉस टी, ये फर्स्ट बॉल का इम्पल्स था, इसको मैं प्लस करूँगा एफ डैश टी के साथ, इज इक्वल टू फर्स्ट बॉल का मोमेंटम निकालें ज़रा, मोमेंटम जो ऊपर लिखा था हमने, फाइनल मोमेंटम m1v1 डैश माइनस m1v1, फिर प्लस, अब वो जो सेकंड बॉल का जो चेंज ऑफ मोमेंटम था वो हमने निकाला था m2v2 डैश माइनस m2v2। अब यहाँ से फोर्स को आप क्या ले लें, बल्कि टाइम को आप क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो F प्लस एफ डैश इज इक्वल टू टी इंटू टी इज इक्वल टू m1v1 डैश, एज इट इज लिखें इस वैल्यूज़ को, m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये हमने क्या ड्राइव किया था, इसको हमने लेट किया था ज़ीरो के, कि f प्लस एफ डैश जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो जब मैं इसकी जगह ज़ीरो पुट करूँगा तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी, बाकी रिमेनिंग वैल्यू लिख लें। m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। अब डैश वाली वैल्यू जो है वो एक साइड पे ले आए, और विदाउट डैश वाली वैल्यू एक साइड पे। अब देखिए m1v1 ये माइनस की है, ये दूसरी साइड पे ले आए, ये प्लस की हो जाएगी।
फिर m2v2, ये भी माइनस किया दूसरी साइड पे ले जाएं, ये भी प्लस की हो जाएगी m2v2। और डैश वाली वैल्यू एक साइड पे m1v1 डैश एंड प्लस m2v2 डैश। अब ये टोटल मोमेंटम किसका है, ये बिफोर कोलिजन है। बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मींस टू बॉल्स का सिस्टम। और ये किसके इक्वल होगा, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया। ये हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली और ये काफ़ी जगहों पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना वो अप्लाई होता है। और ये हमने इसको कंक्लूड करना है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज़ ज़ीरो। अब ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा, अब ये तीन चार एग्जांपल आपने याद रखनी है। मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट इन ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है बेटा, एक होता है जैसे एक बलून है, उसको आपने बाहर से फोर्स अप्लाई करके फाड़ दिया, इसको आप एक्सप्लोजन नहीं कहेंगे। एक्सप्लोजन होता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, कि अगर आप बलून में एयर भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि गैस मालिक्यूल बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और फिर वो ब्लास्ट हो जाता है, फिर वो फट जाता है गुब्बारा बलून, तो इसको आप एक्सप्लोजन कह सकते हैं। एक्सप्लोजन हमेशा के किसकी वजह से होता है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से होती है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से नहीं होती। फिर इसके अलावा मोमेंटम इज कंजर्व इन आर राइफल एंड बुलेट एग्जाम्पल। इसको हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल के साथ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बुलेट जो है वो गन के अंदर है, और इनिशियल बिफोर फायर टोटल मोमेंटम जो होगा वो इक्वल होगा आफ्टर फायर। अब बिफोर फायर मैस ऑफ गन ये m है, और मैस ऑफ गन की जो वेलोसिटी है वो कैपिटल V है, प्लस करूँगा स्मॉल m मैस ऑफ बुलेट और स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो अब दोनों ही रेस्ट पे हैं बिफोर फायरिंग। तो आप क्या करेंगे, आप एम गन भी रेस्ट पे है तो गन की वेलोसिटी भी ज़ीरो आ जाएगी, प्लस एम बुलेट भी गन के अंदर है रेस्ट पे पड़ी हुई है बिफोर फायरिंग, तो उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो। तो बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने ज़ीरो लिख देना। अब है आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग गन का जो अगेन मैस कैपिटल एम है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैपिटल वी होगी, प्लस और बुलेट का जो मैस है वो स्मॉल एम और बुलेट की वेलोसिटी वी। अब ये इक्वेशन आ गया आपके पास। अब जब फायर होगा तो डेफिनेटली गन रिकॉइल होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो गन का मैस होगा, वेलोसिटी भी होगी, और प्लस एम, और यहाँ पे माइनस भी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि गन जो है बुलेट जो है वो आगे जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल होगी। यानी कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी और बुलेट की फॉरवर्ड वेलोसिटी उनकी डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है, जिसकी वजह से यहाँ माइनस का साइन लगेगा। और ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास m v माइनस स्मॉल m v इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बिफोर कोलिजन अगर टोटल मोमेंटम ज़ीरो था, बिफोर कोलिजन कह रहा हूँ बिफोर फायरिंग, तो आफ्टर फायरिंग भी टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अब एज्यूम कर लेते हैं, खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि मैस जो है ना वो 10 है, गन का मैस 10 है, लेकिन गन की वेलोसिटी क्या होती है, लेस होती है ना, गन की रिकॉइल वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में वो कम होती है, वो 2 कर लेते हैं। इसी तरह गन बुलेट का जो मैस है वो कम होगा, बुलेट का जो मैस है वो 2 कर लेते हैं, लेकिन बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, उसको हम 10 कर लेते हैं, वो तो ज़्यादा है। अब 10 टू द 20, और बुलेट का मोमेंटम भी निकालेंगे 2 10 द 20, तो 20 माइनस 20 आंसर आ जाएगा ज़ीरो। तो आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ आ गई है कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग जो है ना वो कंजर्व ही रहेगा। तो इस तरह के अगर कोई एमसीक्यूज आ जाते हैं तो आई होप कि आप इस काबिल होंगे इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने के बाद कि आप उसका अच्छे से आंसर दे सकें। फिर बेटा रॉकेट प्रोपल्जन, आप रॉकेट जो लॉन्च करते हैं उसमें भी मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। फिर बेटा यहाँ पर आ जाए 2.8, एग्जांपल नंबर 2.8, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। और स्टार्ट करते हैं। टू spherical balls 2.0 kg and 3.0 kg masses are moving towards each other with the velocity 6.0 and 4
6.0 या 4 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन डाटा आपको क्या कहता है जी? गिवन डाटा, गिवन डाटा में आपको गिवन है M1, M2। M1 आपके पास है 2 kg और M2 आपके पास है 3 kg। अब बिफोर कोलिजन इनकी भी जो वेलोसिटी है, V1 वेलोसिटी है 6.0 मीटर पर सेकेंड और V2 सेकेंड बॉल की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। आगे वो कहता है रिस्पेक्टिवली फाइंड व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन इफ द वेलोसिटी ऑफ बिगर बॉल इज 3.0 मीटर पर सेकेंड। बिगर बॉल कौन सी वाली थी बेटा? बिगर बॉल तो ये 3 kg वाली है। तो आपकी जो V2 है, V2 डैश, वो है 3 मीटर पर सेकेंड। और आपने V1 डैश आपने फाइंड आउट करनी है। क्या करना है जी? V1 डैश आपने फाइंड आउट करना है। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करें आप, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम। तो आप यहाँ पे बिफोर कोलिजन मोमेंटम निकालेंगे और इक्वल टू कर दें आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम की इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लिखे, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। अब बेटा M1 की वैल्यू पुट कर दें। M1 आपके पास क्या था? ये था 2 kg। और V1 आपके पास था 6 मीटर पर सेकेंड प्लस M2 आपके पास 3 और V2 आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू M1 आपके पास 2 और V1 डैश आपने फाइंड आउट करना है प्लस M2 आपके पास कितना था? 3 और V2 भी आपके पास 3 है। अब ज़रा क्वेश्चन पे ज़रा गौर करें कि ये एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। बॉल जो है ना, वो उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। यानी ये M1 है और ये M2 है, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मीन्स के वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक माइनस का साइन अपेयर होगा। आफ्टर कोलिजन भी इनकी वेलोसिटी जो क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएंगी। और यहाँ पे भी एक माइनस का साइन लग जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट समझ आ गया। अब बस आपने सिंप्लीफाई करना है। 2 6 द 12 माइनस 3 4 द 12 इज इक्वल टू ये 2V1 माइनस 3 3 द 9। अब 12 - 12 तो ज़ीरो हो गए, इसको ज़ीरो कर दें, इज इक्वल टू 2V1 माइनस 9। और बेटा 9 जो है ना दूसरे पे चला जाएगा, पॉजिटिव का हो गया, और ये आ जाएगा 2V1। और अब आपने 2 को दूसरे पे लेके जाना है। 9 डिवाइडेड बाई 2 सिंप्लीफाई करें, आपके पास आएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी है V1 डैश, वो आपके पास आएगी 4.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे डैश नहीं लगाया था मैंने, ये डैश लगा ले। आई होप कि ये लेक्चर भी आपको समझ आ गया है। लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब किया करें बेटा। और आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।